तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस देखते थे हम 10th क्लास में। तो उसके फॉर्मूलेज याद रहते हैं हमें कि लेट्स से सीरीज़ में अगर दो रजिस्टर्स हैं तो उनका रेजिस्टेंस पता है हमें कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस सम हो जाता है। तो आर इक्विवेलेंट हियर इज R1 + R2। सिमिलरली अगर पैरेलल में है R1 और R2 तो इनका इक्विवेलेंट हो जाता है R1 R2 डिवाइडेड बाय सम R1 + R2। तो ये हमको सबको पता है। अच्छा, इसका बेस क्या मतलब क्या हम ऐसा कैसे आया था ये, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्या फिनोमेना यूज़ करके हमने ये चीज़ डिराइव की थी। तो हमने ये फिनोमेना यूज़ किया था कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है दोनों रजिस्टर्स के थ्रू। जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। इसका क्या लॉजिक है? कॉमन सेंस, क्योंकि कुछ करंट जनरेट थोड़ी हो जाएगा अंदर से। लेकिन इसका क्या सेंस है, यहाँ पे क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयर विल बी लाइक अगर ये I है तो यहाँ पे I1 और I2 जाएगा। ठीक है, मतलब करंट अलग अलग रहेगा लेकिन क्या चीज़ है जो सेम रहेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस। कि इसके अक्रॉस, इसके टर्मिनल के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस रहेगा। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे भी, ये हम कॉमन सेंस से विजुलाइज कर लेते हैं कि करंट अगर जा रहा है तो इधर जंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस को समझने में। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ना। बहुत सिंपल केस लेते हैं और उसको दो कैपेसिटर्स का केस लेते हैं और उसको एक्सटेंड कर देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। तो लेट्स से दो कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस है C1 और C2, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ऑफ कोर्स कोई सर्किट भी होगी ना, ऐसा कुछ होगा, कुछ सर्किट भी होगी, रजिस्टर भी हो सकता है, उसमें करंट बहने के लिए रजिस्टर ज़रूरी है। तो अभी हमें इसमें इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट यानी कि अगर हम किसी ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें इन दोनों को निकाल के कि उनका कैपेसिटेंस इन दोनों के इफ़ेक्टिव जो आउटपुट मिल रहा है उसको रिप्रेजेंट कर पाए, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V है। ठीक है, इसको V मत कहो, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V कह दो, क्योंकि जब करंट बहेगा तो कुछ लॉस भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल को V बोल दिया और इसके कॉम्बिनेशन को C इक्विवेलेंट बोल दिया तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म मिल गया हमें V और चार्ज कैपेसिटेंस मिल गया, तो Q = CV से वो निकाल सकते हैं चार्ज। सो Q = CV। तो ये जितना भी चार्ज आया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सोचेंगे अभी हम। बट ये C क्या है, ये C इक्विवेलेंट है और ये V क्या है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये चार्ज इन दोनों पे आएगा या एक पे ही आएगा, कि कैसे आएगा ये चार्ज, मतलब कि ये चार्ज हमने जो निकाला है इस फॉर्मूले से, या इसको बस ऐसे समझो कि चार्ज जाएगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डोंट गेट ब्लेंडेड इन दिस इक्वेशन। ऐसे ही सोचो कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। कि लेट्स से अगर मैंने कहा कि यहाँ से ऐसे इस पर चार्ज Q आ गया तो यहाँ कितना आएगा, -Q, और यहाँ -Q आया है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। इस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, कहीं से चार्ज तो आ नहीं सकता, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको अगर डंबल जैसे को पकड़ के ऐसे उठा लो और फिर वापस लगा दो, कुछ नुकसान नहीं, आइसोलेटेड है वो, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे -Q आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, +Q, और यहाँ कितना आएगा, -Q। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया हमने। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि चार्ज जो इस पर आया है वही इस पर आया है, चार्ज इज सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कैपेसिटेंस कितना है, सीरीज़ में चार्ज इज सेम। तो ये फंडामेंटल हमें याद रखना है, दिस इज द अल्टीमेट फंडामेंटल, कि इन सीरीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम।
फॉर द कैपेसिटर्स, फॉर ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ऑफ कोर्स सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसको एकदम पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो इस थॉट को, फिर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये जो Q है, ये जो हमने C इक्विवेलेंट वाले से निकाला है, ये यही है और क्या, स्मॉल q ही है जो एक पे आया है, या ऐसा नहीं 2Q नहीं लिख देंगे वहाँ पे। अच्छा, एक थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि जैसे मैं कहूँ कि अगर नेट चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स पे कितना आया तो क्या बोलोगे, Q बोलोगे या 2Q बोलोगे? मतलब कि ये हमने Q माना है कि इस पे आगे इससे फ्लो हो गए, तो दोनों पे दिख रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी Q है, इफेक्टिवली क्या बोलोगे, कितना चार्ज आया है इतने सेगमेंट में? 2Q बोलोगे क्या या Q ही बोलोगे? Q बोलेंगे पक्का, क्यों? क्योंकि Q बहा है, जितना यहाँ से बहा है उतना ही तो यहाँ से बहा है ना, 2Q थोड़ी हो गया, 3 कैपेसिटर भी होते अगर, 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे। इस चीज़ को एकदम क्लियर करना है इसी पॉइंट पे कि अगर यहाँ पे भी चार्ज सीरीज़ में होते तो यहाँ Q आता तो यहाँ माइनस Q आता, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने बड़े छोटे कैपेसिटर्स हैं वो। तो इस इफेक्टिव सिस्टम में कितना चार्ज आया है वो Q ही है, 3Q नहीं है वो, ठीक है। तो यही Q वो स्मॉल Q है, तो Q इज इक्वल्स टू C इक्वलेंट अपॉन V, ठीक है। अब ये V क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल दोनों का मिला के, इन दोनों के अक्रॉस। तो लेट्स से इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को हम V1 V2 बोल देते हैं, ये V1 ये V2, तो क्लियरली V इज V1 प्लस V2, तो इस V को क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2, ठीक है। अब इन चार्जेस को हम, इन V1 को हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर दें, ये मैं बहुत रफली कर रहा हूँ तो अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है। यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV लिख सकते हैं, तो दैट इज C1 V1 इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो, और इसके पर्सपेक्टिव से देखें तो Q को हम C2 V2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन V1 और V2 को वहाँ से उठा के रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। सो V1 इज Q बाई C1 एंड V2 इज Q बाई C2। तो ये हो गया C इक्वलेंट, यहाँ पे लिखा हमने V1 की जगह Q बाई C1 और यहाँ पे लिखा Q बाई C2। तो ऐसा लिखने से ये Q कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, दिस Q विल बी कॉमन, और वो इधर चला जाएगा, मतलब कट जाएगा इससे। तो अब अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या किया है, C इक्वलेंट क्या होता है, आ गया यहाँ से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, रीअरेंज करके। तो इसको याद रखने का ऐसा ज़्यादा अच्छा तरीका है, अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, मतलब ये 1 बाई C इक्वलेंट एंड सो ऑन। अगर 2 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ में तब भी, ठीक है। ये समझ में आता है, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए हम, ठीक है। तो 1 बाई C इक्वलेंट को अपन सीरीज़ में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर गुच्छों में कैपेसिटर्स दिए हों तो हम उसको एक सिंपल सा एक कैपेसिटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन ईजी कर सकते हैं। अब सेकेंड देखो, अगर पैरेलल में है तो क्या करना है, तो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है
जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और ये किसी सर्किट में लगे हुए हैं, और इनके अक्रॉस फंडा क्या लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इस बार चार्ज अलग अलग होगा। अगर यहाँ Q लिख रहे हैं इस बार, तो यहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा, चार्ज अलग अलग होगा। ये फंडा यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर चार्ज अलग अलग होगा। तो लेट से यहाँ से चार्ज फ्लो होके आया Q और डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ ऐसा, Q1 here एंड Q2 here, तो दिस इज Q1, सो दिस इज माइनस Q1 एंड दिस इज माइनस Q2। ठीक है, इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लेते हैं। इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और वो दोनों सेम होने वाले हैं। ये फंडा यूज़ करने वाले हैं हम कि V1 मस्ट बी इज इक्वल्स टू V2। दिस इज द फंडा, यही फंडा है ना। इसको भाषा में भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो V1 को अपन चार्ज के टर्म्स में लिख देते हैं, तो V1 Q इज इक्वल्स टू CV, तो V विल बी Q बाई C। सो अच्छा, सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा कि अगर हम इन दोनों, वो दोनों कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों को अगर रिप्लेस करें किसी एक मैकेनिज्म से, तो उसको बोलेंगे हम QC इक्वलेंट, है ना, दैट विल बी द इक्वलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर इस Q और एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के अक्रॉस सेम ही है, उनके बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। लेट से Q, नाम बोल लीजिए उसको अपन, Q इज इक्वल्स टू C इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। अब यहाँ पे V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, क्योंकि वही तो हर चीज़ के बराबर है। तो अब हम इस चार्ज को क्या लिख सकते हैं, दिस चार्ज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, कि जितना चार्ज Q गया है यहाँ से वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पर। तो Q1 इधर गया, Q2 इधर गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अपना किरचॉफ का लॉ से Q कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज C इक्वलेंट इनटू V। अच्छा, Q1 क्या है यहाँ पर, वहाँ से लिख देंगे अब हम कहीं से, मतलब उसके इस नज़रिए से। तो इसके नज़रिए से क्या लिखें, Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1। V1 लिखो चाहे V लिखो, बात बराबर है। सिमिलरली Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V1 या V2, बात बराबर है। V1 V2 V के ही बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस विल बी C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V इज इक्वल्स टू C इक्वलेंट इंटू V। तो V कॉमन निकल गया और इक्वलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 आ गया। मतलब कुल मिला के सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अब क्या है, अपन एक सरफेशियल दिमाग में ऐसे ऑपरेट करते हैं, तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ये उल्टा है, ऐसे याद रखना है, तो भूलेंगे नहीं हम कभी। रेजिस्टेंस का तो नर्व्स में भर चुका है, खून में आ चुका है, वो ब्लड में है। तो बस इतना डेटा याद रखना है मिनिमम कि रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। ठीक है, बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब थोड़ा एक लेवल अपन को ऊपर उठना पड़ेगा कि इसका करना क्या है, ऐसी सिचुएशन का यूज़ क्या आएगा। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं और उसमें दिमाग लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से पहले कुछ नोट्स बनाओ, कुछ नोट कर लो। ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमने, यहाँ पे मैं एनलिस्ट कर देता हूँ। C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये पैरेलल के लिए, एंड सो ऑन, है ना। और भी कैपेसिटर्स आ जाएंगे तो वो बन जाएगा। और सीरीज़ के लिए C1 प्लस C2। तो यहाँ पे लिखो, यूज़ दीज फॉर्मूलेज ओनली इफ़ कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड। कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड। हाँ, ये गड़बड़ कर दिया। ये पैरेलल और ये सीरीज।
तो इनको तभी यूज़ कर सकते हैं हम कि जब इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज हो, उन पे कोई पहले से चार्ज ना हो, ठीक है, क्योंकि पहले से चार्ज हो जाएगा तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉजिक लगाया अपन ने वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पे कुछ और बेसिक लगाना पड़ेगा अगर वैसे सिचुएशन हुई, जिसको अपन अभी डील करेंगे। उसके बाद इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये वही बच्चों वाली बात है जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट इज़ ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन। In series combination, equivalent is always less than the smallest capacitor of combination, ठीक है, जबकि वहाँ पे पैरेलल में होता था रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ पे सीरीज में होता है ये बात। अच्छा, अगर सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, मतलब बच्चों वाली बात है, टोटल मतलब सारे कैपेसिटर्स की मिला के, तो कैसे लिखेंगे? सारे कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जो भी वेरिएबल वहाँ पे मौजूद हैं, C या Q या V, उनके टर्म्स में U का फॉर्मूला होता है कुछ, क्या होता है वो? हाफ CV² या Q²/2C या Q × V/2, ठीक है। तो ये याद रखना है बस, सिंपल सी बात। और लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रेस देके एक और बात बताई थी कि अगर बैटरी के थ्रू चार्ज बह गया तो बैटरी भी वर्क करती है। तो बैटरी का एक, इसमें से एक का वर्क डन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो बताओ इसका क्या है? और ये लोड की तरह काम कर रहा है तो पॉजिटिव। देखो ये तुम कनेक्ट कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो कि जैसे अगर तुम किसी सेल को यूज़ कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना, तो अभी उसको कुछ एनर्जी नहीं, वो तुम्हें एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव होगा जब उसमें से करंट निकलेगा, और जब हम उसमें करंट को ठूस रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं उस काम, तो मतलब वो काम ले रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। और भी टर्म्स में जैसे समझना सकते हो वैसे समझ लो इसको, सिंपल सा है ये। तो इसको हमें तभी ऑपरेशन में लाना है जब बैटरी में से चार्ज गुजर रहा हो, हर कभी नहीं लाना। अगर मान लो कि बैटरी नहीं है, कैपेसिटर का ही रीडिस्ट्रीब्यूशन है, तो बस पोटेंशियल एनर्जी इन्हीं की वजह से होगी, कैपेसिटेंसेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड का, और ये 6 माइक्रोफैराड का। तो इसमें लिखो इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, फुल स्टॉप, फाइंड फर्स्ट पार्ट charge flown through the battery, second part potential energy in 3 microfarad capacitor, third total potential energy in capacitors,
total potential energy in capacitors, and fourth, heat produced in the circuit. Fourth, heat produced in the circuit. तो सबसे पहले प्रोसेसिंग करते हैं कि पहले पार्ट में लिखा हुआ है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो जो चार्ज बह रहा होगा इस सर्किट में ऐसे, जो भी इस पे आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, सोचेंगे उसको कैसे निकालना है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड माइक्रोफेराड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर वाले का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो उस फॉर्मूला पता है, उसके पैरामीटर्स यूज़ करके स्पेसिफिकली केवल उसी कैपेसिटर की एनर्जी पूछिए तो बता देंगे। थर्ड में पूछा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि तीनों की कलेक्टिवली पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इक्वलेंट की। और फिर फोर्थ, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट का क्या फॉर्मूला होता है? हीट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। पूरे सिस्टम में हीट निकालनी है हमें। तो इनिशियली तो किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो सब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी उन पर चार्ज आएगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे कैपेसिटर्स की। इसके अलावा अपने एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर कि बैटरी वर्क कर रही है, तुम्हें सहायता दे रही है थोड़ा सा, तो हीट प्रोड्यूस करेगी वो, तो वर्क डन बाय बैटरी भी लगानी पड़ेगी। दे रही है वो तुम्हें, बाहर कर रही है वो उसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होती, केवल कैपेसिटर्स में रीअरेंज होता तो फिर बैटरी के वर्क का कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो बता देते हैं फटाफट। तो क्या करें, मतलब शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करना है इसे। तो ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें और क्लियरली समझ में आ रहा है कि Q अगर इस पे आ रहा है तो इस पे भी Q आएगा और इस पे भी Q आएगा। तो एक Q को ही निकाल लेते हैं C इक्वलेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें C इक्वलेंट से, सो Q इज इक्वल्स टू C इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 30। तो C इक्वलेंट निकाल सकते हैं प्रोसेस करके फॉर्मूला। तो कैसे निकालें C इक्वलेंट? 1/C लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि सीरीज़ में है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। 1/C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू LCM आ गया 2 3 6 का 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3 2 प्लस 6 ही होता तो 1 हो जाएगा। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफेराड। तो ये 1 माइक्रो और यहाँ पे 30, तो ओवरऑल द चार्ज इज 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो किसी एक पे पूछा था उसने तो बता दिया हमने कि ये इतना आ गया। उसके बाद अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा है कि फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, तो उसका आंसर भी Q ही होगा क्योंकि Q ही बह रहा है उससे। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर। तो जो मर्जी वो लगाओ, कौन सा लगा सकते हैं। यहाँ पर Q पता है हमें, तो Q स्क्वायर बाई 2C। सो Q स्क्वायर, Q अपना कितना आ गया 30 माइक्रो, तो 30 माइक्रो का स्क्वायर अपॉन 2C, 2 is 2 एंड C is 3 माइक्रो। तो माइक्रो से 1 माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा। 2 माइक्रो बन चुके हैं ऊपर। तो ये हो गया 5 नहीं स्क्वायर है 900 बाय 6, 900 बाय 6 150 150 माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी पहुंच गई उसके पास। फिर तीसरे में पूछा है एंटायर पोटेंशियल एनर्जी। तो एंटायर मतलब क्या करें, तीनों की निकालें इंडिविजुअली या कुछ और तरीका आजमा लिया जाए? कुछ और तरीका आजमा लिया जाए। देखो, अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो अब जो चीज़ कॉमन है उसके टर्म्स में लिखाएगी। क्या कॉमन है यहाँ पे? चार्ज कॉमन है। तो चार्ज कॉमन मतलब कि
क्यू स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे सी इक्वलेंट का काम कर देगा। ये समझ में आ रही? ये हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पे? क्योंकि अगर कलेक्टिवली लिखना है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल सेम नहीं है, तो इसलिए चार्ज के टर्म्स में लगा सकते हैं कलेक्टिव इक्वेशन। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है यहाँ पर 30 माइक्रो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इक्वलेंट। सी इक्वलेंट अभी निकाला ही था हमने 1 माइक्रो, तो ये 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 900 बाई 2 450, तो 450 माइक्रो जूल। ये तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथे का आंसर लिख लेते हैं। यही है चौथा, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर्स में 0 थी, फाइनल अभी हमने निकाली 450, और वर्क डन बाय बैटरी भी आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 900। ये क्या वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? अच्छा, फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, पहले बताया था, याद है? Q इंटू वी, चार्ज कितना फ्लो हुआ मल्टीप्लाइड में उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, तो कितना फ्लो हुआ 30 माइक्रो, और कितना पोटेंशियल है 30 वोल्ट, सो इट विल बी 900 माइक्रो जूल। तो ये प्लस में आएगा 900 और ये माइनस में है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 450 माइक्रो जूल। सो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है और उसके अक्रॉस 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चार्ज है, ये प्लस और ये माइनस। ये इसका टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल इसका बी है। और इसके साथ साथ एक और कैपेसिटर है, वो भी इनिशियली चार्ज है, उसके टर्मिनल्स को हम कह देते हैं सी और डी। और जो उसकी चार्जिंग है वो 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जिंग है, और उसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। इफ टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड together, if terminal B and C are connected together, comma, terminal A is connected with positive terminal of battery 30 volt of battery 30 volt and D with negative terminal of the battery and D with negative terminal of the battery, then find final charge on both the capacitors. तो दिमाग में सबसे पहला थॉट पॉइंट यही आ रहा है कि ये कैपेसिटर्स इनिशियली चार्ज्ड है, तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो हो गया है फेल। तो मतलब लेकिन उसका जो बेसिस था वो फेल नहीं हुआ है, तो इसमें क्या हमको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो लेट्स से पहले सोच लो, अपना सोचो सब 2 मिनट के लिए।
क्या? हाँ 30 वोल्ट, 30 दिया ना, 30 नहीं बोला था क्या मैंने? बोला था। तो यहीं पे इसका कनेक्शन आ रहा था कि B से C को कनेक्ट कर दिया और A को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 30 वोल्ट और D को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द 30 वोल्ट। ये सिचुएशन है फाइनल वाली, ऐसे फाइनल सिचुएशन दिखेगी। तो सबसे पहले तो इनिशियल सिचुएशन पे इस पर चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो फाइनल सिचुएशन में जो होगा वो होगा, इनिशियल सिचुएशन में देख लेते हैं कि इस पर इनिशियली 20 वोल्ट था और 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस था। तो Q इज इक्वल टू CV से हमने देखा कि कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? 20 माइक्रोकूलम। तो इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20 माइक्रोकूलम इस प्लेट पे होगा और -20 माइक्रोकूलम इस प्लेट पे होगा। और यहाँ पर 2 × 15 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -30 माइक्रोकूलम। दिस वाज द सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन है। अब फाइनल सिचुएशन में चार्ज कैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इसको ऐसे बाहर खींच सकते हैं। तो मतलब इस पे फाइनली चार्ज कितना रहेगा? इन दोनों का सम। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों पर फाइनल जो चार्ज है इस प्लेट और इस प्लेट पर, उन दोनों का सम उतना ही रहेगा फाइनली भी, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एक तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे अपन। अब मान लेते हैं हमारा लाइक से इंट्यूशन कह रहा है कि फाइनल सिचुएशन में यहाँ से चार्ज बह गया, कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा इस सर्किट के अक्रॉस, तो Q चार्ज बह गया यहाँ से। तो इस पर कितना हो जाएगा फाइनल सिचुएशन में? 20 + Q। और इसमें हो जाएगा, इसमें इसका नेगेटिव जो भी है ये, उसका नेगेटिव कैपेसिटर में, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपोजिट फेज पे उसका नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -20 + Q, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस, जो भी लिखा है उसका नेगेटिव लिख दिया वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ से Q चार्ज गया है, Q इज़ वेंट अवे, तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा? -30 - Q, Q चला गया उससे। तो फाइनल सिचुएशन में इस प्लेट पे -30 - Q। तो इस प्लेट पे कितना होगा? इस चीज़ का नेगेटिव, यानी कि 30 + Q। अब जो कॉन्सेप्ट अपन सोच रहे थे कि ये जो चार्ज है दिस + दिस, ये वही रहेगा जो इनिशियल सिचुएशन में ओवरऑल चार्ज था। ये बात समझ में आ रही है? शुरुआत का जो चार्ज था इन दोनों पर, वो फाइनल चार्ज के बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मैथमेटिकली क्या लिखें? 30 - 20 इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है? माइनस ये क्या, अच्छा इसका तो आपने यूज़ कर ही लिया शायद, 30 + Q -20 + Q। तो दोनों साइड से कट जाएगा और 10 = 10 आ जाएगा। इस चीज़ का तो यूज़ कर ही लिया हमने। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसी इक्वेशन बन जाए 10 = 10, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन का तो यूज़ कर ही लिया हमने। तो उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ किया कि जो इसमें जोड़ा है हमने वही इससे घटाया है, तो सम वही रहेगा, है ना। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, सोचो ज़रा और। लास्ट क्लास में ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था हमने। हाँ, तो फिर वो -20 + Q क्या क्या इक्वल नहीं हो रहे? हाँ, और 30 + Q इक्वल नहीं हो रहे, तो कैपेसिटर बहुत तेज़ी से उड़ाया है। इन दोनों पे सेम थोड़ी होंगे, इन दोनों पे थोड़ी सेम होंगे। कैपेसिटर में अपन ये जो प्लेट है, तुम ऐसी बात बोल रहे हो कि इन दोनों पे सेम चार्ज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? इस प्लेट पर एक ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इसको ख़त्म करो यार तुम, ठीक है। इधर कुछ और, मतलब इस सिचुएशन में यहाँ पे वही रहेगा, +Q रहेगा, क्योंकि वैसी सिचुएशन है। लेकिन ये और ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है? पक्का?
ठीक है, तो क्या करें इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में वही करते हैं जो हर सिचुएशन में करते हैं, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं एक लूप में। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल पकड़ लेते हैं, दिस इज़ 0, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ से जंप हो गया 30 का, तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, ये वो पोटेंशियल लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये ड्रॉप करेगा पोटेंशियल इधर पे कैपेसिटर या बढ़ा देगा, तो सोचना पड़ेगा ये। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर ये बैटरी होता है तो कुछ ऐसा दिखता, क्योंकि हायर पोटेंशियल बड़े डंडे पर होता है। तो अब इमेजिन करो ये बैटरी की तरह है अगर, और हम इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल को कम कर देगा, तो 30 से माइनस आएगा यहाँ पर, तो 30 माइनस जो भी है इसका, ये तो पुराना है, इसको भूल जाओ, है ना, अब तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कितना चार्ज है इस पर 20 प्लस क्यू, तो 20 प्लस क्यू बाई सी, सी इज़ 1 माइक्रोफैराड। किरचॉफ लॉ लगाना होपफुली तुम्हें आता है। किरचॉफ लॉ वर्ड सुना है ना तुमने सबने? ठीक है, अब कहाँ इधर पहुँचना है, इस पॉइंट का लिखना है, तो जो है वो तो आएगा ही 30 माइनस 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो। अब क्या करें, क्या लिखें और एक्स्ट्रा? तो ये पोटेंशियल इसका बढ़ाएगा या घटाएगा? तो ये तो पुरानी बात है, तो ये घटाएगा, तो माइनस कितना चार्ज 30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रो। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल जो कितना है 0, तो दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्यू आ जाएगा। आ रहा है? तो इसको सॉल्व करके बताओ Q की वैल्यू क्या है? टेन 10। चलो नवीन का आंसर है 10। सब अपने अपना आंसर बताओ। -10। हाँ दूसरा ऑप्शन भी बोलो। क्या अबे आंसर बोलो यार, तुम क्या क्या बोलते रहते हो। हम 10/3 10/3। तुम्हारा भी 10/3। अब एक फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करवा रहा है।
तो फिर तीनों ही गलत है। चलो फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखते हैं। देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे लिख लो पहले 30 माइनस 20 प्लस क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो, ये भी माइक्रो है ये भी माइक्रो, कट जाएगा, माइक्रो की टेंशन मत लो। फिर माइनस 30 प्लस क्यूब डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो देखो अगर ऐसे लिखा है ना a प्लस बी अपॉन ऐसे समथिंग और पूरे फ्रैक्शन के आगे नेगेटिव लगा है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों जगह माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, इस वजह से। तो इट विल बी माइनस ए माइनस बी बाई 2 ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। ब्रॉड पिक्चर सोचो, सबसे पहले एलसीएम इन तीनों का लेना है। इसके नीचे 1 है, एक अदृश्य, और यहाँ पे 1 और यहाँ 2 है, तो क्लियरली एलसीएम इज 2। तो इसका मतलब जिसका ऑलरेडी है वहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा और बाकी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 1 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे बैलेंस करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, a बाई बी में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे तो गलत कर दिया मेथड, ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसको इफेक्टिवली वही बनाने के लिए हम कुछ इक्वेशन कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें वही का वही रखना है, कुछ बदलना नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस क्यू। कैसे हो जाएगा ये समझ में आया? ये बात, ये माइनस बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, आता तुम्हें सब है। इट्स नॉट दैट यू डू नॉट नो, इट्स इग्नोरेंस कि हम अटेंटिवली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये लो माइनस 40 माइनस 2 क्यू माइनस 30 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अब फिर लिखेंगे नहीं, फिर इतने यहीं पे करेंगे अब। तो ये 60 में से 40 गया तो 20 बचा, 20 में से 30 गया तो माइनस 10 नेगेटिव में पहुंच गए, तो माइनस 10 आएगा यहाँ पर। और माइनस 2 क्यू में से माइनस क्यू गया तो माइनस 3 क्यू आएगा, तो माइनस 3 क्यू, दिस मस्ट बी 0। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर दिक्कत हो रही है माइनस को देखने में। तो द इक्वेशन विल बी 10 प्लस 3 क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा माइनस 10/3। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस कहाँ से आ गया? क्योंकि हम 10 को इस तरफ लेके गए तो माइनस आया, और फिर 3 को इधर डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये सब अटेंटिवनेस रखनी पड़ेगी, तब अपना आंसर सही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज माइनस 10/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं बट दिस टाइम दे आर इन पैरेलल। और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल सोर्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस आर 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, 1 2 3। तो देखो इसमें फाइंड charge flown from the battery, charge flown from the battery, second potential energy in 3 microfarad capacitor, second potential energy in the 3 microfarad capacitor, third total energy stored in the capacitors, total energy stored in the capacitors, और fourth heat produced in the circuit, and fourth heat produced in the circuit.
तो हमारा दिमाग ये सोच पा रहा होगा यहाँ पर कि लेट से यहाँ पर Q चार्ज गया तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 Q2 Q3 लेट से। तो एक इक्वेशन दिमाग में बन गई कि Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके कैसा असेंबल होगा, सच दैट इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही रहेगा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 रहेगा यहाँ पर। तो हम उसका इस्तेमाल कर लें तो ये V का डेटा तो हमें पता है, वही Q पता लग जाएगा बस सब में, है ना, Q1 Q2 Q3। तो क्या बताना क्या है, पहला बताना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो एक एक निकालेंगे तो बेवकूफ़ी है क्योंकि तीन पैरेलल में दिए हुए हैं, तो इक्वलेंट निकाल देंगे इनका। तो इक्वलेंट दिख ही गया वो तो, C1 प्लस C2 प्लस C3 6 माइक्रोफैराड। तो नेट चार्ज फ्लोन जो सर्किट से वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इक्वलेंट इंटू V, V इज़ 10 वोल्ट, ठीक है, 60 माइक्रो कूलम। बस ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब सेकंड बोला है उसने कि पोटेंशियल इन द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड इसमें बताना है। तो दो डेटा चाहिए रहते हैं हमें, पता है Q भी पता है और V भी पता है, तो Q और V वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q इंटू V/2। तो Q तो हो गया हमारा, नहीं एक मिनट, Q नहीं मालूम ना उस पर्टिकुलर कैपेसिटर पर, C पता है केवल, हाफ CV²। तो हाफ तो हाफ है, C वही आएगा जो है 3 माइक्रोफैराड इंटू 10²। तो ये हो जाएगा 300/150 माइक्रोजूल। तो टोटल एनर्जी पूछा है, तो टोटल एनर्जी भी हाफ C इक्वलेंट वाला लगा देंगे। टोटल में हो गया हाफ C इक्वलेंट इंटू V²। हाफ तो हाफ है, C इक्वलेंट है कितना अपना 6 माइक्रोफैराड और V² इज़ 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 300। हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस बतानी है। तो हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, U इनिशियल ऑफ द कैपेसिटर्स, U माइनस U फाइनल ऑफ द कैपेसिटर्स। और यहाँ पे बैटरी में से चार्ज फ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 300 और वर्क डन बाय बैटरी। तो Q तो निकालने ही बोले, Q ये निकाल लिया, Q 60 माइक्रोवोल्ट, 60 इंटू बैटरी का वोल्टेज कितना था 10, तो ये हो गया 300 माइक्रोजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 10 वोल्ट नहीं, ये 30 वोल्ट है। तो ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है
और हमें बताना है कि सभी कैपेसिटर्स पे फाइनल चार्ज क्या होगा। इनिशियली कैपेसिटर्स वेयर अनचार्ज्ड, सो फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सोचो, तो यहाँ पे डिलेमा ये है कि कुछ पार्ट तो सीरीज़ में भी है, कुछ पैरेलल में भी है, तो फिर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो हम इकट्ठा फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बट बिट्स एंड पीसेस में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट बता सकते हैं, और फिर वो जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ उसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे मिलेगा कि नेट चार्ज कितना बाहर है सर्किट से। तो लेट्स से दैट इज क्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले सर्किट का सीरीज इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 3 और ये 6। तो अब तुम समझ जाओ, ये 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो ये हो गया 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उस सर्किट का। इसमें मैंने एक बार एक पैरेलल का फॉर्मूला लगाया है और एक बार सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। उसके बाद Q = CV, तो Q = C इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैराड। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस है ओवरऑल सर्किट में, 30, तो 30 वोल्ट। तो दैट इज 600 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज विल बी फ्लोन। मतलब कि ये जो है इसकी वैल्यू है 600 माइक्रोजूल, और इसकी जो वैल्यू है वो है 600 माइक्रोजूल। मतलब जितना गया है उतना ही तो आया है। तो इसका मतलब इस प्लेट से 100% इस प्लेट, क्योंकि इसके अलावा तो कोई है नहीं जहाँ से चार्ज जा सकता है, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस नेगेटिव वाली पे कितना है ये, सॉरी नॉट 600, 60। तो ये कितना हो जाएगा इस पर, -60 माइक्रोजूल। और क्योंकि ये दूसरा फेस है उसका, इस फेस पे हो जाएगा +60 माइक्रोजूल। तो इसका माइक्रोजूल नहीं, सॉरी माइक्रोकूलम। तो इसका हिसाब तो हो गया कि इस पे चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज क्यू गया है वो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इन दोनों पर चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। तो लेट्स से उसको बोल देते हैं अपन कि लेट्स से यहाँ पर चार्ज आ गया है Q1 और यहाँ पर चार्ज आ गया है Q2। तो क्लियरली Q1 + Q2 मिलके Q बनाएंगे। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया कि Q1 + Q2 = 60 माइक्रोकूलम। ये मैंने जूल क्यों लिखा है, इसको कूलम करो। और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा, क्या बोल रहे हैं, V1 = V2 होगा। इसका मतलब Q1/1 मस्ट बी = Q2/2, यानी कि Q2 = 2 × Q1। Q2 यानी कि इस पर डबल चार्ज आएगा। और ये बात हम ऐसे खुद से भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, इस वाले की, सेकंड वाले की। तो सेकंड पे ही ज़्यादा चार्ज आएगा। और कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, जो हमें इक्वेशन से मिल गया वहाँ पर। तो हमें इस स्टेट पे पहुँचना है कि ये इक्वेशन लिखनी ना पड़े, यहीं से हम ऐसे बोलें कि अगर यहाँ Q है तो यहाँ 2Q होगा, ठीक है। Q = यहाँ पर लगा सकते हैं ना, वही तो लगाया। हाँ हाँ, एक मिनट फिर से बोलो, क्या, थोड़ा क्लियरली। हाँ हाँ हाँ, नहीं पोटेंशियल इसके अक्रॉस 30 का है, इसके अक्रॉस थोड़ी 30 का। वो तो ड्रॉप करेगा ना, ये मशीन ये कुछ डिवाइस लगी तो ये तो खाएगा या तो बढ़ाएगा। तो इसके अक्रॉस 30 है, इसके अक्रॉस थोड़ी 30 है, इसके अक्रॉस हमें पता नहीं, बट 100% वो Q/1 ही होगा या Q2/2, दोनों बराबर ही होंगे। तो उस लॉजिक से हमने बोल दिया कि अगर इस पर Q है चार्ज, तो इस पर कितना हो जाएगा, 2Q।
सो Q प्लस 2Q इज 60, यानी 3Q इज 60। तो Q की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। तो फाइनली आंसर इज, इस पर चार्ज हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम। ये आंसर होगा इसके। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएगा मेन एग्ज़ाम में, उसमें 2 पैरेलल में दिए होंगे, तो या 2 सीरीज़ में दिए होंगे। तो इसका अपन एक शॉर्टकट सा याद रखते हैं। कि 2 अगर पैरेलल में दिए हुए हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, और नेट चार्ज Q आ रहा है, तो Q इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो हैवी है, जो कैपेसिटेंस हैवी है उधर ज़्यादा जाएगा, तो मतलब कि प्रोपोर्शनली जाएगा वो, ठीक है। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 को लिख सकते हैं हम C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई Q, और Q2 को लिख सकते हैं C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई Q। दोनों को ऐड करके देखो तो 1 ही मतलब Q ही आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 Q ही आ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं अगर 2 सिचुएशन दी हुई है तो ये ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऑक्यूपाइड रखना। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन आए सामने तो तुम खुद ही डेवलप कर लोगे जब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे ये इतने सारे। तो टाइम कितना हो गया? एनीवन हैव मोबाइल? 4:15 4:02, थोड़ी देर और पढ़ते हैं। एक मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि कुछ एक टर्म होती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक टर्म होती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये बात तुम्हें सबको पता है। ऐसे बढ़ेगा वो। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाला ग्राफ कैसा होगा? कोई मतलब ऐसे हाथों से बना के बताओ अपने में। हाँ, कोई बना के बताओ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा, बताओ। तो देखो, इसको अपन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाला बहुत ही खतरनाक गति से बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा ना तुमने अभी, कि अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग मतलब कि जीरो का अप्रोच खत्म हो जाए एक दिन, मतलब जीरो का अप्रोच। और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग मतलब काफ़ी रेट से गिरे, तो ये ऐसे होगा। कोविड का कर्व ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है, फिर ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। क्या क्या? तो अभी बस इतना पिक्चर, अभी कुछ मत सोचो इसके अलावा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सोचो। तो इनकी क्या इक्वेशन होती है कुछ, कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बोलती है, किस तरीके से होती है। तो अभी ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि इसकी इक्वेशन है, लेट्स से कि ये x है और ये y है। x और y में अपन ग्राफ बनाते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हेयर e टू द पावर x। और तो यहाँ पे क्या होती है इक्वेशन? दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पे इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू
ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब जस्टिफाइड है ना, गिर रहा है इसलिए नेगेटिव। तो ये हमें याद रखना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस आउट। तो केमिकल काइनेटिक्स में तुमने पढ़ा है ये सब, है ना, तो मैं एक दिन इतने बच्चों जैसे नहीं बताना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये दो ग्राफ हो गए, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब इनकी महिमा देखते हैं हम कि इनकी महिमा कहाँ काम आती है। एक ग्राफ होता है सैचुरेटिंग ग्राफ, कि ऐसे बनना शुरू हुए जो भी कुछ भी, और फिर सैचुरेट हो गए वो टाइम के साथ। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बट इनको थोड़ा घुमा फिरा के रख दिया गया है। मतलब कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको ऐसे मिरर इमेज ले लूँ इसकी और ऐसे पकड़ के यहाँ पे रख दूँ, तो ऐसे ही बन जाएगा ये, है ना, सैचुरेटिंग। तो ये ज़ीरो की तरफ सैचुरेट हो रहा है, ये कहीं और सैचुरेट हो रहा है किसी और क्वांटिटी के तहत। तो इसकी भी एक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन होती है, लेट्स से कि ये है, लेट्स से 35, ये तो ज़ीरो था यहाँ पर क्योंकि ये 35 का यूज़ हो जाता है वहाँ पर। सो इट इज़ 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो e टू द पावर माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया? मैथ्स पढ़ने वालों को तो ये बात जस्टिफाई भी हो जाएगी कि अगर उसके आगे अपने माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा। और उसको पकड़ के एक यूनिट से ऊपर, 35 यूनिट से ऊपर खींच दिया, तो पहले तो वो उल्टा हुआ, तो उसको 35 यूनिट से ऊपर खींच दिया तो ऊपर चले गया। याद रखना पड़ेगा ये। वो क्योंकि अगर अपन ने केवल नेगेटिव लगाते उसमें, तो ये मिरर इमेज हो जाता है इसके अबाउट, ऐसा हो जाता है ये, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब अपन को पकड़ के उसको ऊपर खींचना है, क्योंकि शुरू होना चाहिए वो यहाँ से और सैचुरेट होना चाहिए 35 पे, तो अभी 0 पे सैचुरेट हो रहा था, 35 यूनिट ऊपर खींचना पड़ेगा। चलो ये कोई इतनी फालतू बात मत करो, ये तुम भूल कैसे गए, ये तुम्हें आना चाहिए, रटवाया है। मतलब जब बच्चों को जैसे वो चम्मच से पकड़ पकड़ के खिलाया नहीं जाता है, खाते नहीं है, तो वैसे रटवा दिया है, रटो लो इसको, लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। तो ये इतना याद रखना, बस यही मेरी दुआ है। ये 3 चीज़ें, इसके अलावा कोई भी कुछ भी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका इस्तेमाल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करना इसको। और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं जो तुम्हें कंप्लीट करना है जब भी तुम्हें टाइम मिले। एक तो पोटेंशियोमीटर का डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए, उसमें जो पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट होता है के, उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो वो तुम्हें लिखते आना चाहिए कि कैसे लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे? प्राइमरी सर्किट बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो इसकी प्राइमरी सर्किट तुम्हें याद रखनी है कि प्राइमरी सर्किट क्या होती है। और डिपेंडिंग अपॉन इसके 2-3 यूज़ हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा यूज़ है उसके हिसाब से इसकी सेकेंडरी सर्किट चेंज हो जाती है। तो उन तीनों यूजर्स या 2 यूजर्स जितने भी हैं, उनकी सर्किट याद रहनी चाहिए और लिखते कैसे हैं वो याद रहना चाहिए। तो कल मैं तुम्हारा ये पोटेंशियोमीटर का 15 मिनट का टेस्ट लूँगा, जिसमें तुम्हें ये सब लिखना है टुमारो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।